कहते हैं कविताएं हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी धरती और हमारे साहित्य से हमको जोड़ कर रखती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कई सालों से हमारी जो यूथ है या फिर ज़्यादातर जो लोग हैं वो कविताओं से दूर हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स एंड चिल करना ज़्यादा पसंद है, इसके बजाय कि वो साहित्य की तरफ देखें। हमारे देश में जो महान कवि पैदा किए हैं बहुत सारे, उनके बहुत बेहतरीन कामों पर नज़र डालें। लेकिन पायोनियर हरियाणा की एक पहल जिसके तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं और उन कवियों से मिला रहे हैं जिन्होंने हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को बचाए रखा है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं देवेंद्र कुमार जी से मिलने। देवेंद्र कुमार जी कवि हैं, उन्होंने अभी तक 2 किताबें भी लिखी हैं और तीसरी किताब पर काम कर रहे हैं। इनकी लिखी कविताएं आप अनेकों जगहों पर पढ़ सकते हैं, वो ये खुद भी बताएंगे। और अगर आप देखें, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ कई अन्य सामाजिक कार्यों के ऊपर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और स्वागत है इस प्रोग्राम पर। थैंक यू सर। अच्छा देवेंद्र जी, ये बताइए सबसे पहले कि कविताएं जो है किसी आम इंसान के अंदर आती कैसे है और आपके अंदर कैसे आई? क्योंकि मेरे अंदर नहीं आई, इनके अंदर नहीं आई, और ज़्यादातर लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो कवि शायद नहीं बनते। आपके अंदर सबसे पहले ये चेष्टा कैसे आई कि चलो कवि बनते हैं? पहले तो मैं पायनियर का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कवि बिरादरी की सुध ली जी। और कलाकार आज कोरोना काल में थोड़ी सी मुसीबत में है, आप समझ सकते हैं, लेकिन आपने पहल करके और कवियों तक आप पहुँचे। दिल की गहराइयों से पायनियर का बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। आज के माहौल में कविताओं का और आज के माहौल का जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है, इस तरह हो गया है। सच बोलना भी पड़ता है और जिन लोगों के खिलाफ सच बोलते हैं उनके बीच रहना भी पड़ता है। तो अपनी बात को तरीके से कहना और इस तरीके से कहना कि जो आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, आपकी जो खिलाफत है किसी भी कुरीति के प्रति, किसी भी असामाजिक कार्य के प्रति, वो वहाँ तक पहुँचे और अपना एक संदेश लेकर जाए और वो संदेश समाज में वितरित हो और लोगों को समझ आए, यही कविता है। अब कविता कहाँ से आई और कैसे आई, इसका जो मर्म है कविता का, ये कहीं ना कहीं आपके परिवेश से ज़रूर जुड़ा रहता है। आप कविताएं करें तो उसके लिए आपको शब्दों के तालमेल की, शब्दों के मर्म की, उसके दर्द की, उसके एहसास की आपके अंदर कहीं ना कहीं समझ होनी चाहिए और वो समझ आप में कहीं ना कहीं बचपन से ही विकसित हो जाती है। तो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। तो कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा लिखने में बहुत अच्छा होता है कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो राइटिंग बहुत अच्छी करता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि चित्रकारी बहुत अच्छी करता है। अब वो कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बातूनी होता है और अपनी बातों से सबको लुभा देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता की अवहेलना भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सारी बातें इंसान के अंदर जन्मजात होती हैं, लेकिन आप जैसे जिज्ञासु लोग उन्हें निखारने का काम जरूर करते हैं। मैं कुछ कहूँ और आपकी वाही उस पर मिले कि भाई आपने क्या कहा, क्या सुना, और फिर उससे हौसला बढ़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कविता आप अपना माँ के जितने नज़दीक होंगे, माँ के संघर्ष के जितने नज़दीक होंगे, आपका जीवन गरीबी में, गुर्बत में, संघर्षों में बीता होगा, तो आप कविताओं को जरूर कहना चाहेंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं कविता का भाव जरूर पैदा होगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि कविता जो है, कविता में कई बार हमने देखा है कई सारे कवि जब वो लिखते हैं तो कई लोग उससे नाराज हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ कई लोग, तो इनमें कुछ पावरफुल लोग भी हैं। जी। कुछ लोग जो सरकार में बैठे हैं, कुछ लोग जो हमारे बड़े बड़े मंत्रालय में बैठे हैं। तो कभी आपको डर नहीं लगता कि कभी कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे सरकार नाराज हो जाएगी, आप पर कुछ एक्शन हो जाएगा?
हाँ, चीज़ें तो होती हैं, समाज में रहते हैं हम, हमारे साथ भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हमारी भी होती हैं। और आप किसी बड़े आदमी के खिलाफ लिखते हो तो उसे बुरा भी लगता है। कोई क्यों चाहेगा कि मेरे खिलाफ लिखा जाए? तो जब उसके खिलाफ हम लिखते हैं, हम सरकार के खिलाफ भी लिखते हैं, शहरों की सड़कें कभी टूटती हैं, पानी की किल्लत होती है, सीवर जाम होते हैं, हम उनके खिलाफ भी लिखते हैं। और ऐसा नहीं है, उससे कहीं ना कहीं उनमें भावना जगती है कि भाई ये ठीक कराई जाए। अगर ये बात यहाँ तक भी पहुँची है तो इसका मतलब बहुत सारी परेशानियाँ तो हैं। तो अपनी बात को कहने में मैंने आपसे कहा, वो उदाहरण दिया ना कि दांतों के बीच में जीभ की तरह रहना पड़ता है कविता को। कोई बात नहीं, एक आध बार दांत जीभ में लग भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जीभ का काम बोलना है, कहना है। और कवियों का काम हमेशा से, सदियों से इसी तरह कहता रहे हैं। बड़े बड़े कवि पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज में जन चेतना पैदा की है। आप सेना जब लड़ती है, जब आप पहले युद्ध हुआ करते थे तो कुछ कवि हुआ करते थे जो वीर रस की कविताएं सुनाकर सैनिकों में जोश भरा करते थे और युद्ध जीत कर आया करते थे। तो कवियों का तो बहुत बड़ा महत्व है, अपनी बात तो वो हमेशा कहेंगे और कह के रहेंगे। आप कला के अध्यापक भी हैं और आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चों में कवि को लेकर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा नहीं है, या फिर कहें उनके अंदर चाह नहीं है कि कवियों को, कविताओं को, उनके लिखे गए या फिर पुराने जो हमारे साहित्य में लिखे गई कविताएं हैं, बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं जानते जी। तो आप उनको प्रेरित करने के लिए कि आप और कविताएं पढ़ें, जानें, क्या क्या करते हैं? शब्दों का ज्ञान हुआ, अक्षरों का ज्ञान हुआ। गरीबी गुर्बत में हम रहे तो हमें पता था अभाव क्या चीज़ होती है, तो कहने सुनने की जिज्ञासा पैदा हुई। माँ बाप संस्कार देते थे पहले, अब आज माँ बाप के पास ही टाइम नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बस माँ अपने मोबाइल में लगी हुई है, पिताजी अपने काम पर गए हुए हैं और बच्चे जो है अपने मोबाइल में लग रहे हैं, टीवी में लग रहे हैं। कविताओं का एहसास कहाँ से हो? कविताओं का एहसास तो जब होगा ना जब माँ कविता सुनाएगी, उसे लोरी सुनाएगी। आजकल कितनी माँ है जो अपने बच्चों को लोरी सुनाती हैं। अगर बच्चे का लोरी सुनने का मन भी करता होगा तो भाई यूट्यूब पे जाके लोरी खोली और लगा दी, बिल्कुल सो गया बच्चा। तो ये दिक्कत है सर। नहीं, तो आपने दिक्कत बता दी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर कैसे ये जिज्ञासा पैदा की जाए कि वो और कविताओं को जाने, कवियों को जाने। देखिए, जीवन 360 अंश का कोण है, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रही। हमारे समय में रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री आया करती थी जी, और उसके बाद फिर टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट हुआ, और आजकल तो बच्चे मोबाइल में देख लेते हैं। मैं अपने विद्यालय के प्रार्थना सभा में बच्चों के लिए बोलते हैं हम, और ये ज़माना सोशल मीडिया का है, हमें मानना पड़ेगा और हम बच्चों को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। आप 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा, 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा और वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रचना सुनाएंगे। एक छोटी सी बच्ची, मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, रोहतक से है मेरे एक दोस्त मलिक साहब, उनकी बेटी है खुशी मलिक। और खुशी मलिक को जब आप मंच पर गरजते देखेंगे, मुझे लगता है बामुश्किल खुशी 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ती है सिर्फ, जब आप उसकी कविताएं सुनेंगे तो अंदर से जो आपके रोंगटे वो खड़े कर देगी वो। तो जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कविताओं का मरणासन है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज कविताओं का किताबों की तरफ से भाव पढ़ने का कम हुआ है। आपकी अपनी विचारधारा मंच पर अगर आपको प्रस्तुति करनी है तो वो आपको कविताओं के माध्यम से ही करनी पड़ेगी, और कविताओं के माध्यम से अच्छी लगती है। आपके अंदर एक भावना जगती है, जो सामने वाला है वो आपके जो हुनर है उसे देखकर जब ताली बजाता है तो हर एक माँ बाप का सीना चौड़ा होता है और बच्चे का अपना हौसला बढ़ता है। ऐसा नहीं है, हम बच्चों के प्रति जन जागरण चलाया हुआ है। आने वाली जो पीढ़ी है किताबों को धीरे धीरे फिर से आएगी, ऐसा नहीं है ये चीज ऐसे घूम रही है, ये इनसे भी बोर हो जाएंगे। ये जो मोबाइल है ना, इनसे भी बोर हो जाएंगे बच्चे और फिर दोबारा से इन किताबों पे आ जाएंगे। तो आप आशावान रहे। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमने जो ज़्यादातर अभी बात की है वो हिंदी कविताओं की बात की है। आजकल एक छोटा सा आप ट्रेंड देखेंगे कि लोग अंग्रेजी में कविताएं कहते हैं, तो आप इन दोनों को, हिंदी कविताओं को और अंग्रेजी कविताओं को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे, अगर आप इतिहास को देखें तो अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, भाषा हमारी हिंदी है और भी जो तमाम रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो हैं। अंग्रेजी भाषा तो हमें इंग्लैंड के लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमें थोप दिया। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का। आप मेरे से बात कर रहे हैं हिंदी में, मैं आपको हिंदी में जवाब दे रहा हूं। आप इंग्लिश में करेंगे
तो जितनी मेरे सामर्थ्य होगी इसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। आजकल के नए बच्चे हैं जिनका कॉन्वेंट में एक तरह से जन्म हुआ है, कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से उनकी पढ़ाई लिखाई है और अंग्रेजी माध्यम ही उनका, तो फिर हिंदी से तो उनका पाला पड़ा ही नहीं। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक हिंदी होता है और उसे वो ले ना ले, साइंस साइड के बच्चे हैं वो भी एक हिंदी का एक सब्जेक्ट है, लिया और उसमें अपना पास मार्क्स निकाल दिए और अपना चलते बने। तो बात क्या है, भाव क्या है? भाव वो भी अंग्रेजी के ये एंड है, हिंदी में और है, तो बात वही है। लेकिन जो बच्चा जिस माध्यम को जानता है उसमें वो जुड़ना चाहता है। लेकिन जो भाव, माँ की गोदी में जो ममत्व पैदा होता है वो किसी कंप्यूटर जो माँ है उसमें तो वो ममत्व पैदा नहीं होगा। तो जो ममत्व, जो मरम, जो दर्द, जो भाव, जो एहसास हिंदी की कविताओं में है, या जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, राजस्थानी है, गुजराती है, उत्तर प्रदेश की बोली है, उनमें जो ममत्व है, जो भाव है, जो एहसास है, जो एक प्यार है, मोहब्बत है, वो आपको अंग्रेजी में नहीं पाया जा सकता। एक 26 शब्दों की एक वर्णमाला जो अंग्रेजी है वो आपको इतनी लोक लुभावन नहीं लग सकती जितनी हमारी हिंदी की जो भाषा है उसमें आपको लोक लुभावन कविताएं लगेगी। अच्छा, अभी जब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, तब आपने बताया था कि आप ब्लड डोनेशन भी करते हैं और 70 बार अभी तक आपने रक्तदान किया है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, और आप शायद कुछ और भी लोगों को जोड़कर रक्तदान करते हैं हॉस्पिटल में। जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये कहते हैं कि दान अगर आप इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन रक्तदान एक ऐसा है, इस हाथ से करो तो पिछले 50 हाथ इधर आपके बैठे हैं उन सबको बताइए आप कि मैंने रक्तदान किया। रक्तदान एक महादान है, इससे बड़ा और दान नहीं है कि आदमी अपने शरीर में से जिस रक्त के कारण वो जीवित है वही निकाल कर वो दान कर देता है। तो रक्तदान, आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, गरीब हैं, गुरबा हैं, बेसहारा हैं, लावारिस लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, समय पे रक्त नहीं मिलता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं, उन बचाने के लिए रक्त की ज़रूरत पड़ती है और समय पे रक्त नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो नौजवानों में एक जागृति हमने जगाने की कोशिश की। RWA सेक्टर 55 के माध्यम से बड़े भाई प्रदीप राणा जी हैं हमारे, उन्होंने एक जन जागरण चलाया, हम सब ने मिलकर। भाई साहब ने अपनी तरफ सामर्थ्य के अनुसार खूब शिविर लगाए, पैसा भी खर्च होता है और रक्तदान के लिए लोग भी इकट्ठा करने पड़ते हैं। हमने एक शिविर में 500 यूनिट रक्तदान किया और सब हमने हॉस्पिटल्स में दान दिया, संस्थाओं को दान दिया। तो कहीं ना कहीं किसी माई का लाल तो काम आता होगा वो रक्त। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, पायनियर के जितने भी दर्शक हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि रक्तदान जरूर करें। रक्तदान महादान। रक्तदान के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड मिले और रक्तदान के क्षेत्र में लगभग मुझे 2012 से और अब तक 10-12 बार सम्मानित किया जा चुका है उपायुक्त महोदय द्वारा। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर भी अवार्ड सेरेमनी होती है उपायुक्त महोदय की तरफ से, उनकी तरफ से भी सम्मानित होने का मौका मिला। सेंसिस में 2011 की जो सेंसिस हुई थी, इससे पहले 2014 में बेस्ट ऑफिसर का राष्ट्रपति पदक मिला मुझे। और बहुत सारे समाजों ने बहुत सारी हौसला अफजाई की, बहुत सारे सम्मान मिले, मान मिले और जीवन पर्यंत ये चीज़ें चलती रहेंगी, भावना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जाने से पहले एक कविता आपसे सुनना चाहूँगा जो आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर लिखी है, जरा वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी। फूलों में कमल सी, गंगा के जल सी, सागर में मोती सी, दीपक में ज्योति सी, निशा में प्रकाश सी, छोटी सी आस सी होती हैं बेटियां। सफर तुलनात्मक जब लड़कों से होता है तो चुपके से रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा लाल एक कुल को, 2-2 कुलों की रोशनी होती हैं बेटियां। कि झांसी रानी सी चट्टान होती हैं बेटियां, इंदिरा गांधी सी प्रधान होती हैं बेटियां, कर्णम मल्लेश्वरी सी बलवान होती हैं बेटियां, सरस्वती मैया सा ज्ञान होती हैं बेटियां, देवी लक्ष्मी सी धनवान होती हैं बेटियां, अनुसुईया के आगे बच्चा बन गया भगवान सी होती हैं बेटियां, पर न जाने क्यों बेटियों के पैदा होने पे रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा लाल एक कुल को, 2-2 कुलों की रोशनी होती हैं बेटियां, होती हैं बेटियां, होती हैं बेटियां। बहुत 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 बढ़िया कविता थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। एक आपसे बात करके मुझे महसूस हुआ कि
जो लोग कवि से जुड़े हैं, कविताओं से जुड़े हैं, इतिहास से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो एक अलग ही अनुभव होता है। आपको लगता है कि जी हाँ, हिंदी अभी भी जिंदा है हमारे देश में, हमारी भाषा में, हमारी रगों में। और इसलिए हमें, जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा, कि कविताओं से, कवियों से, हिंदी से, इन सभी से दूर नहीं जाना चाहिए और हमारे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो और भी कविताओं के नज़दीक आए।